नाउ प्लीज हियर। सो कल हमने बहुत सारे टाइप्स के मॉर्गेज देखे, याद है आपको? नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 यूसुफ्रैक्चरी, नंबर 3 इंग्लिश, नंबर 4 टाइटल डीड्स, नंबर 5 mortgage by conditional sale, anomalous और पुइसने mortgage. Do you remember? कल हमने इतने सारे mortgages के बारे में कल काफी सघन डिस्कशन किया था, काफी अच्छी चर्चा की थी। अब जो भी हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, एक बार हम उसको क्या कर लेंगे, चलिए एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी रिवाइज करवा लूं। कुशल, सिंपल मॉर्गेज क्या होता है? नो टाइटल्स, ओनली प्रॉमिस, रिटर्न अग्रीमेंट, ठीक है ना? व्हाट इज यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज? ऋषिका, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज क्या होता है? वेरी नाइस ऋषिका, रिवाइज नहीं कर रही हो बेटा, नॉट गुड। डिंपल, कंडीशनल सेल। अरे अभिषेक, वो मनु से बोलो ना ग्लास ला देगा। इट्स बेसिकली अ मॉर्गेज, हाँ, जिसमें अपन क्या करते हैं, सेल डीड बनाते हैं, लेकिन वो सेल डीड कंडीशनल होती है, कंक्लूसिव नहीं होती। ओके, व्हाट इज द मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स? अनिकेत, we transfer the title deeds, original title deeds of the properties are transferred, yes or no? Okay, what is English mortgage, Shivani? एग्जैक्टली, हम उसको क्या करते हैं, एज गुड एज प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर देते हैं। किस शर्त पे? कि अगर हमने लोन रीपे कर दिया तो हमको प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल क्या की हैं, डिस्कस की थी, ठीक है? चलिए तो इधर देखते हैं। चलिए बच्चों, अभी आज हमको पूरा मॉर्गेज रिवाइज करना है वापस से, जो हमने पढ़ा था कल, हमने रीड नहीं किया था। और आज हम ये चैप्टर क्या कर देंगे, टुडे वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर, ठीक है? मॉर्गेज मींस ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? राइट इन एन वेयर बच्चों? इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सिक्योरिंग व्हाट बेटा? द रीपेमेंट ऑफ मनी। बस यहां पे लिखना है ट्रांसफर ऑफ अ राइट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। लिखना, क्या लिखना? मॉर्गेज का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन विच प्रॉपर्टी? स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, अपना राइट ट्रांसफर कर देते हैं। क्या सिक्योर करने के लिए? ओए, टू सिक्योर व्हाट? टू सिक्योर द रीपेमेंट ऑफ द डेट्स। मॉर्गेज डीड शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड, याद है क्या? जो मॉर्गेज का अग्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। मॉर्गेज डीड इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ कन्वेंस, ये याद रखना। एक मिनट बच्चों, एक मिनट समझना, मॉर्गेज डीड, सेल डीड, ये सब क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या है ये? कन्वेंस है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वेंस? बोला मैं ऐसे कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंस में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं बता पाएगा, मेरा प्रॉमिस है। सॉरी, स्वराली, कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? प्रमोद, अरे किसी को नहीं पता, मैंने बताया नहीं तो कहां से पता होगा? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में यू मेक प्रोमिसेस। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? यू मेक फ्यूचर प्रोमिसेस ना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में यू मेक प्रॉमिस, यू मेक एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, करेक्ट है? कन्वेंस में you record the transaction that has already taken place. कन्वेंस में what do you do? बच्चों, कन्वेंस में क्या करते हो आप? कन्वेंस में you record a transaction that has already taken place. आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, मतलब मैंने ऑलरेडी मॉर्गेज कर दिया है, अपन दोनों ने फेस टू फेस मिलके सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली है। आपने मुझे मॉर्गेज, आपने मेरे को लोन का चेक दे दिया है, मैंने आपको टाइटल डीड्स दे दी हैं, लेकिन ये सब चीजें जो हुई हैं उसको लिख कहां पे रहे अपन? कन्वेंस में। सेल डीड होता है, मैं आपको प्रॉपर्टी बेचता हूं, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ कन्वेंस।
हाँ, अग्रीमेंट टू सेल इज व्हाट? अग्रीमेंट टू सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अग्रीमेंट से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती. इट इज जस्ट अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. अग्रीमेंट टू सेल इज अ कन्वेंस, सॉरी, इज अ कॉन्ट्रैक्ट. बट सेल डीड मतलब आपने मुझे प्रॉपर्टी की ओनरशिप दे दी है, मैंने आपको पूरा पैसा चुका दिया है. इस चीज को रिकॉर्ड कहां पे करते हैं अपन? इसको हम सेल डीड में व्हाट डू? वी जस्ट रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन अ सेल डीड. इज दैट क्लियर? देयर आर टू पार्टीज इन मॉर्गेज. कौन कौन सी पार्टीज हैं? मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी. The person who gives the loan and takes securities is known as what, beta? And the person who receives the loan and gives the security is mortgager. Very nice. What are the essential conditions of mortgage? Mortgage की essential conditions क्या हैं? पहला, transfer of interest in specific immovable property. So what are the essential conditions of mortgage? पहला, transfer of interest, transfer of a right. किसमें? अमय कहां देख रहे? Transfer of interest in a specific immovable property. So you transfer as interest. मैंने कल बताया था, you have bundle of rights, you transfer some of the rights. Yes or no? क्यों ट्रांसफर कर रहे हो राइट्स? सिक्योर. क्या सिक्योर करने के लिए? रीपेमेंट ऑफ द डेट, या फिर टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन. कौन सा ऑब्लिगेशन? डेट से रिलेटेड ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मॉर्गेज? कौन सा मॉर्गेज है? सिंपल मॉर्गेज. व्हाट डू यू डू इन सिंपल मॉर्गेज? In this kind of mortgage, no possession, ownership is transferred to mortgage. ना ही कोई title deed देते हो. Just an agreement is made between whom, बच्चों? Mortgager and mortgagee, and it is mentioned in the agreement that in the event the mortgager could not repay the loan, mortgagee क्या कर सकता है? Property use कर सकता है. कौन सी property? जो mentioned है. कहां पे mentioned है? Simple mortgage deed में. अच्छा, simple mortgage deed क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और कन्विंस. इट इज ऑल्सो कन्विंस. ट्रांजेक्शन हो चुका है, बट सिर्फ क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो. क्या कर रहे हो? और उसमें बोल रहे हो कि अगर ये नहीं कर पाया फुलफिल, तो ये फ्यूचर में क्या करेगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा. इफ द प्रॉपर्टी मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट कुड नॉट is not able to satisfy the debt of the mortgager, then mortgagee can exercise the rights over the other property. याद है मैंने कल बताया था? अच्छा, the mortgagee can sell the property. अच्छा, mortgagee क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है. कब? अगर मॉर्गेजर लोन वापस ना करे. कौन सी प्रॉपर्टी? जिसका जिक्र कहां पे है? डीड में. जिसका जिक्र कहां पे है? मॉर्गेज डीड में. उसको वो सेल कर सकता है, लेकिन अकेले सेल कर सकता है कोर्ट की परमिशन से. क्यों कोर्ट की परमिशन लगती है? क्यों कोर्ट की परमिशन लगती है? हाँ, एक्चुअली क्योंकि देखिए, भले ही प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई है, बट प्रॉपर्टी अभी भी किसके नाम पे है? मॉर्गेजर के नाम पे. तो मॉर्गेजर के नाम पे प्रॉपर्टी है ना. सेल कौन करना चाहता है? मॉर्गेजी. तो किसकी परमिशन लगेगी? कोर्ट की परमिशन. सेकंड मॉर्गेज कौन सा था? प्रवेश, व्हाट इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल? It's basically a sale. Instead of mortgage deed, you make a sale deed, but this sale deed is contingent upon repayment of the loan by the mortgager. If mortgager makes the repayment of the loan well within the time mentioned in the mortgage deed, the sale deed comes to an end. When the mortgager takes loan from the mortgagee, it is considered that the mortgager has sold his property to the mortgagee. But the finalization of sale is dependent upon what, beta? But finalization of sale is Shivam, ये दरवाजा बंद कर देना. But finalization of sale is dependent upon what, beta? Repayment of the loan. If the mortgager repays the loan on time along with the interest, then sale of the property becomes what, beta? तो sale invalid हो जाती है. If the mortgager could not repay the loan, sale becomes what, beta? Absolute and binding. Binding मतलब fulfill करना ही पड़ेगा. Obligatory. The concept of mortgage by conditional sale is similar to what, beta? कंडीशनल सेल का जो कंसेप्ट है, ये सिंपल है क्या? ये सिमिलर है. किससे सिमिलर है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो अपन ने कहां पे पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो अपन ने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, उससे काफी मिलता जुलता है ये कंसेप्ट. इन दिस काइंड ऑफ मॉर्गेज,
The mortgagee can stop the mortgager from taking the mortgaged property, as the mortgagee will become what beta? The owner of the property. This right of mortgage is known as what beta? Right of foreclosure. Foreclosure मतलब देखो दो फोरक्लोजर होते हैं, एक लोन का फोरक्लोजर होता है और एक प्रॉपर्टी का फोरक्लोजर होता है। जैसे मेरे को 50 लाख का लोन चुकाना है, मैंने जाके बैंक में 6 साल में चुकाना था, मैंने 6 साल में ही चुका दिया, तो क्या हो गया? मेरा लोन क्या हो गया? फोरक्लोज हो गया। फोरक्लोज मतलब खत्म हो गया। ये किसका लोन फोरक्लोजर हो गया? लोन का। लोन का फोरक्लोजर हो गया। लोन पे कर दिया मतलब लोन का फोरक्लोजर। मैं लोन नहीं चुका पाया, मेरी प्रॉपर्टी का ओनर कौन बन गया? मॉर्गेजी बन गया। क्या मॉर्गेजी मेरे को प्रॉपर्टी वापस लेने से रोक सकता है? क्या मॉर्गेजी मेरे को प्रॉपर्टी वापस लेने से रोक सकता है? यस, इसको बोलते हैं मॉर्गेज। प्रॉपर्टी क्या कर दी? फोरक्लोज कर दी। किसने फोरक्लोज कर दी? मॉर्गेजी ने। कब फोरक्लोज की? कब फोरक्लोज की? जब आप उसका लोन टाइम पे रीपे नहीं कर पाए। तो कंडीशनल सेल वाले मॉर्गेज में मॉर्गेजी को कौन सा राइट मिलता है? हालांकि हर एक मॉर्गेज में मॉर्गेजी को राइट मिलता है, बट हर एक मॉर्गेज में मॉर्गेजी को राइट मिलता है प्रॉपर्टी के ऊपर, बट कंडीशनल सेल में जो राइट मिल रहा है मॉर्गेजी को, दैट राइट इज रेफर्ड एज व्हाट बेटा? राइट ऑफ फोरक्लोजर, बिकॉज ही विल अक्वायर, हु विल अक्वायर? मॉर्गेजी विल अक्वायर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट अप्रोचिंग द कोर्ट। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेल डीड हुआ था ना शुरू में ही। कौन सा डीड हुआ था? सेल डीड। एब्सोल्यूट सेल या कंडीशनल सेल? कंडीशनल सेल। नेक्स्ट कौन सा मॉर्गेज है? यूसुफ्रैक्चरी। शिवम क्या होता है यूसुफ्रैक्चरी? लोन रीपे करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी का क्या ट्रांसफर करते हैं? पोजेशन। In this kind of mortgage, possession of the property is given to mortgagee. Right to receive rent and profit out of the property mortgaged is also given to, जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो भी मॉर्गेजर रिसीव करेगा। द मॉर्गेजर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रीपे व्हाट बेटा? मॉर्गेजर को कोई जरूरत नहीं, ना ही प्रिंसिपल देने की जरूरत है और ना ही इंटरेस्ट देने की जरूरत है। द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज एडजस्टेड फ्रॉम वेयर बच्चों? रेंट एंड प्रॉफिट्स। The property will revert back to the mortgagor on the total recovery of the principal and interest by the mortgagee, or on completion of the term for which mortgage was created. Mortgage was created, whichever is earlier. तो प्रॉपर्टी वापस कब आ जाएगी? When would the property return to the mortgagor? Recovery of the entire loan and interest or the fixed term, whichever is earlier. चलिए आगे बढ़ जाएंगे। In the case of Pancham Sharma, Panchanan Sharma versus BP Jagnani, it was decided that in case of usufructuary mortgage, the mortgagee shall take the care of the property in the same manner as the person takes care of his own property. क्योंकि possession दूसरे के पास रहेगा ना, प्रॉपर्टी का possession किसके पास होगा? मॉर्गेजी के पास होगा। तो मॉर्गेजी को मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी का वैसे ही ख्याल रखना है जैसे एक साधारण इंसान अपनी खुद की प्रॉपर्टी का रखता है। अगर प्रॉपर्टी में कोई लॉस हुआ, डैमेज हुआ, किसकी लापरवाही के चलते? नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही के चलते। तो कौन बियर करेगा वो लॉस? मॉर्गेजी बियर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? इंग्लिश। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूके, मोस्टली इन जगहों पे ये कंसेप्ट क्या होता है? फॉलो होता है। इंडिया में बहुत रेयरली ये मॉर्गेज फॉलो होता है। इन दिस काइंड ऑफ मॉर्गेज द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू हुम बच्चों? मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिलती है। किस शर्त पे? On a condition that mortgagee will retransfer the ownership of the property to the mortgagor on the repayment of the loan. If the mortgagor could not repay the loan, the absolute interest in the property comes to, करेक्ट है? अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन बन जाता है? मॉर्गेजी। This kind of mortgage creates a burden of what beta? And retransferring the ownership of property and double formalities. Due to this reason, this mortgage is not popular in, बार बार बच्चों मैंने कल भी बताया था, 2 बार ट्रांसफर रिट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके चलते ये मॉर्गेज इंडिया में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। Under this mortgage, the mortgagee is not required to approach the court in order to get the ownership of the property. Yes or no? क्यों? कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कंडीशन ही है। मतलब अगर वो लोन टाइम पे रीपे नहीं कर पाए तो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट? जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉर्गेज है वो कौन सा है बच्चों? मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये नॉर्मली इंडिया में क्रिएट होता है। इस मॉर्गेज को और कौन सा मॉर्गेज बोलते हैं?
इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज क्यों? सबके बेनिफिट के लिए मॉर्गेज, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं। दिस मॉर्गेज इज इवन वैलिड इफ रिटन एंड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट फॉर क्रिएटिंग मॉर्गेज इज नॉट मेड। मतलब ये मॉर्गेज तब भी वैलिड है जब आपने क्या नहीं किया है, मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए आपने रिटर्न और रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नहीं किया है, फिर भी ये अग्रीमेंट क्या है, वैलिड है। Under this mortgage, the mortgagor is not required to give possession or ownership of the property to the, करेक्ट है ना, ओनरशिप देने की जरूरत है ना क्या देने की जरूरत है, पोजेशन। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको टाइटल डीड्स मतलब ओरिजिनल पेपर ऑफ द प्रॉपर्टी आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द मॉर्गेजी। वो भी किस शर्त पे, यस, इन द इवेंट मॉर्गेजर कुड नॉट रीपे द लोन द मॉर्गेजी कैन सेल द प्रॉपर्टी, लेकिन किसकी परमिशन के साथ, कोर्ट की परमिशन के साथ। एंड इफ द मॉर्गेजर रीपेज द प्रॉपर्टी लोन द टाइटल डीड्स आर रिटर्न टू द मॉर्गेजर। इज दैट क्लियर? है ना? Documents of title or the title deeds means such document as will show prima facie or apparent title to the property। किसका? ओए सुना है ना मैंने, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या फिर टाइटल डीड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अलग यूज होते थे। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेल ऑफ गुड्स में एक्ट में जब यूज होते थे तो उसका मतलब क्या था, प्रूफ ऑफ पोजेशन। याद है आपको? प्रूफ ऑफ पोजेशन था वो। एंड और जिसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता था उसको अनकंडीशनली गुड्स मिलते थे। कौन से एक्ट में? सेल ऑफ। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कम से कम फेस पे मतलब उसको पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि ये बंदा इस प्रॉपर्टी का क्या है, मालिक है। लेकिन कौन सा, कंक्लूसिव या प्राइमा फेसी एविडेंस है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल are the prima facie evidence of ownership of the property. Now what is prima facie evidence? देखिए दो एविडेंस होते हैं, प्राइमा फेसी और कंक्लूसिव। जो शुरू में दिखता है वो है प्राइमा फेसी, जो सिद्ध हो जाता है वो कंक्लूसिव। तो जरूरी नहीं कि प्राइमा फेसी क्या हो, कंक्लूसिव हो। जरूरी नहीं है कि प्राइमा फेसी कंक्लूसिव हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है या फिर प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट है, क्या है ये, टाइटल डीड जो है, वो प्राइमा फेसी प्रूफ है ओनरशिप का या कंक्लूसिव प्रूफ है? किसकी ओनरशिप का? The one who is borrowing the money. Now, it should be noted that this type of mortgage can be created only in, झूठ लिखा है ये, अब वो पहले, this facility to create valid mortgage is available in following towns, काकीनाड़ा लिखे ना, बीकानेर, काकीनाड़ा, नारायणगंज, मैसूरू एंड मदुरई। सो बच्चों नहीं, दिस टाइप ऑफ ये टाइप का मॉर्गेज पूरे इंडिया में चलता है। ये मॉर्गेज कहां पे चलता है बच्चों? पूरे इंडिया में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा मॉर्गेज है? नेक्स्ट कौन सा मॉर्गेज है? अन्नमलाई मॉर्गेज। क्या है अन्नमलाई? पहला टू पैड, पहला एक मॉर्गेज जो ना यूसुफ रखी है, ना सिंपल है, ना इंग्लिश है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड भी नहीं है, कंडीशनल सेल भी नहीं है, ना कुछ भी नहीं है, तो क्या है? या फिर दो या दो से ज्यादा मॉर्गेजेस का क्या है, कॉम्बिनेशन है, वो मॉर्गेज भी क्या है? एनमलेस मॉर्गेज। एग्जाम्पल, अ मॉर्गेज इज क्रिएटेड, टाइटल डीड्स एज वेल एज ओनरशिप आर ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी। आपने क्या किया, प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स भी देती हैं और ओनरशिप भी देती है। इसका मतलब किसका कॉम्बिनेशन है? इंग्लिश प्लस मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। चलिए नेक्स्ट कौन सा मॉर्गेज है? पीयूष ने, यस और नो बच्चों, क्या है पीयूष ने मॉर्गेज? सेकंड मॉर्गेज या सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जितने फर्स्ट मॉर्गेज के बाद जितने ही मॉर्गेज क्रिएट होते हैं वो सारे मॉर्गेजेस क्या है? पीयूष ने मॉर्गेज। If on one single property two mortgages are created, the second mortgage is called as what बेटा? ये एग्जांपल है जो अपन ने कल डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? व्हाट इज सम मॉर्गेज? मॉर्गेजी मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी को फर्दर मॉर्गेज कर देता है, दैट मॉर्गेज इज रिफर्ड एज व्हाट बेटा? When the mortgagee creates a further mortgage on the mortgage property, it amounts to sub mortgage। बच्चों ये एक चार्ट बनाया मैंने छोटा सा, जिसमें आप एग्जाम के टाइम पे क्या कर सकते हैं, during your exam you can revise
all the mortgage through the use of this chart. ठीक है, लेकिन ये कब करना? सिर्फ एक, हाँ बेटा प्लीज बोले। 7 में क्या है? सेकंड मॉर्गेज। कल आया था क्या तू? हाँ, इसलिए नहीं पता। Yesterday did we discuss the difference between Pushne mortgage and, क्या डिफरेंस था दोनों में? प्यूसने मॉर्गेज जो है वो कौन क्रिएट करता है? मॉर्गेजर। बट सब मॉर्गेज मॉर्गेजर क्रिएट नहीं करता, मॉर्गेजी क्रिएट करता है। इज दैट क्लियर? हालांकि दोनों केस में सेकंड मॉर्गेज क्रिएट होता है, बट डिफरेंस क्या है? क्रिएट करने वाला अलग इंसान है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, किसके राइट्स के बारे में बात करेंगे? पहला राइट क्या है? राइट ऑफ रिडम्पशन। चलिए आज का डिस्कशन शुरू करेंगे, अभी तक तो हम लोग कल का ही रिवाइज कर रहे थे, समझ लीजिए। दूसरा राइट है राइट ऑफ पार्शियल रिडम्पशन। तीसरा राइट है राइट अगेंस्ट क्लॉग। हो जाएगा आज खत्म हो जाएगा, सब एक साथ वही देख रहे हैं कितना बचा हुआ है। राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। ये 3 राइट्स मैं पहले डिस्कस करूंगा। सबसे पहला राइट कौन सा है? राइट ऑफ रिडम्पशन। व्हाट इज राइट ऑफ रिडम्पशन? कैन समवन लेट मी नो? इफ यू हैव रीपेड द लोन, कैन यू क्लेम योर प्रॉपर्टी? अगर मॉर्गेजी वापस नहीं करता तो 60 इयर्स के अंदर, जिस दिन वो तुमको मना करे ना कि नहीं दूंगा प्रॉपर्टी, उसके कितने साल तक? 60 साल का लिमिटेशन पीरियड है। 60 इयर्स तक तुम कोर्ट जा सकते हो। किस लिए? अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए टिल 60 इयर्स यू कैन अप्रोच द कोर्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट राइट। एंड कैन आई से दिस राइट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? ये राइट मॉर्गेजी से कोई, मॉर्गेजर से कोई छीन नहीं सकता। व्हाट इज राइट ऑफ पार्शियल रिडम्पशन? अच्छा, अभी अभी मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि फ्लैट खरीदो रहने के लिए। मतलब ऐसे हैं मेरे पास फ्लैट्स, बट वो सारे मैंने किराए पे दिए हुए हैं, तो वहां से जो किराया आता है मैं अपने फ्लैट पे दे देता हूँ। तभी वो बोल रहे हैं कि नहीं, अपने रहने के लिए एक अच्छा फ्लैट खरीदो, बड़ा फ्लैट खरीदो। बच्चों कहाँ से खरीदो? तो फिर एक फ्लैट देखा है मैंने, उसमें 2 फ्लैट है, एक 3 BHK का है और एक 2 BHK का, दोनों अगल बगल है। तो मैंने ऐसा प्लान किया कि दोनों का बीच का क्या कर दूं, हटा दूंगा और एक अच्छा, ऊपर वाले की कृपा रही तो अच्छा बड़ा फ्लैट कर दूंगा। अरे दूर है थोड़ा सा, ठीक है। अब वो सारा दोनों मिला के मुझे 1.75 CR के आसपास जाएगा, ठीक है। इट्स आउट ऑफ द सिटी। मतलब अगर मैं सिटी में यही फ्लैट लूँ तो 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तक की कहानी जा सकती है, बट थोड़ा सा दूर है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सो अब इसके लिए मुझे लोन लेना है, तो अराउंड 1 CR के आसपास का मैं क्या सोचूंगा, मैं सोच रहा हूँ लोन ले लेता हूँ। अब बच्चों लोन लेने में प्रॉब्लम क्या है? अब बच्चों देखिए, मेरा जो लाइफ है, भगवान का मैं फेवरेट बच्चा हूँ। क्यों फेवरेट बच्चा हूँ? क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी लोन रहा ही नहीं, ठीक है। मतलब मैंने लोन भी इतने छोटे छोटे लिए कि मैं आपको क्या बताऊं, कि जब मन आए तो मैं पे कर सकता हूँ। लेकिन 1 CR का लोन इज वेरी नॉर्मल लोन, लोग ले लेते हैं बच्चों। बट मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ यार लोन लेने के बाद बिजनेस नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, और इस चक्कर में मैंने बहुत सारी डील भी छोड़ी है। तो अब बच्चों ध्यान से देखना पार्शियल रिडम्पशन क्या है। तो अब एक्चुअली लोन लूंगा मैं 2 फ्लैट्स के ऊपर। इस फ्लैट के ऊपर लूंगा 60 लाख का लोन, और इस फ्लैट के ऊपर लूंगा कितने का लोन? हाँ, लेकिन अग्रीमेंट दोनों का ही क्या होगा? दोनों का अग्रीमेंट क्या होगा? सिंगल अग्रीमेंट। अग्रीमेंट एक होगा, बट एक अग्रीमेंट के अंदर क्या होंगे? 2 सेपरेट लोन होंगे, ठीक है। मान लो सब कुछ अच्छा चल गया, तो मेरा तो टारगेट है कि 1 साल में लोन रीपे कर दूंगा, पूरा कहानी खत्म, वापस से डेट फ्री बन जाएंगे। अगर बीच में तकल्लुफ आ गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि CS उसी कंपनी में अपॉइंट होगा जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, प्लस जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है। नहीं आएगा ऐसा कुछ, अपना डोंट बी सीरियस। CS इज द मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन एंड इट विल ऑलवेज हैव इट्स चार्म, बिलीव मी।
ठीक है, यूट्यूब में बस मैं यही करता रहता हूँ, लोगों को बस बिलीव ही करवाता रहता हूँ, ये सबसे अच्छा कोर्स है, करो 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 सालो, और नहीं कर रहे हो तो मरो सालो। ठीक है, सो नाउ, सो मान लीजिए किस्मत खराब है तो कुछ भी हो सकता है, फिर भी मैं यही बोलूंगा सीएस इज द बेस्ट कोर्स। तो पहले ध्यान से देखिए, अब ऐसा कोई लिमिट आ गया तो बच्चों अब तो मेरी फट गई, क्या कब तो मेरी हालत खराब हो गई, क्या कर देगा। तो मैं क्या करूंगा उस सूरत में, ऐसे मैंने सोचा है कि मैंने कभी लोन, तो मेरे पास शेयर वेयर है, तो चलो छोड़ दो, शेयर नहीं है मान लो, तो मैं क्या करूंगा 60 लाख रुपीस में एक प्रॉपर्टी का लोन क्या कर दूंगा, रीपे कर दूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी का लोन मैं क्या कर दूंगा, मान लो दूसरी प्रॉपर्टी का लोन मैंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। करेक्ट है, अग्रीमेंट एक है, लोन दो है, एक लोन मैंने क्या कर दिया, पूरा पे कर दिया, एक लोन मैंने फोरक्लोज कर दिया, लीगल लैंग्वेज में कहूं तो क्या कर दिया, फोरक्लोज कर दिया। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन, क्या बैंक मेरी दोनों प्रॉपर्टीज को वापस नहीं करेगा, या बैंक शुड रिटर्न माय वन प्रॉपर्टी? क्या नहीं, से एक प्रॉपर्टी बैंक ने मुझे क्या करनी है, एक प्रॉपर्टी बैंक ने मुझे क्या करनी है, रिडीम करनी है। इज दैट क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ पार्शियल रिडम्पशन। डिड एवरीवन गेट माय पॉइंट? अरे हाँ या ना? चलिए बच्चों, उसके बाद क्या है बच्चों, राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। नाउ व्हाट इज क्लॉग, CLOG, क्लॉग का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है मैंने, बाधा, रिस्ट्रिक्शन। सो राइट अगेंस्ट व्हाट बेटा, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है, राइट। सो ध्यान से देखिए, सो मॉर्गेजर हैज ऑल द राइट्स अगेंस्ट व्हाट बेटा, अगेंस्ट एनी रेस्ट्रिक्शन, अगेंस्ट एनी that stops, yeah, that affects his right of redemption। क्या हो गया इसका मतलब, मॉर्गेजर के पास क्या है, राइट अगेंस्ट क्लॉग, क्लॉग का मतलब बाधा, इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है योर राइट ऑफ रिडम्पशन। मतलब आपने मॉर्गेज डीड किया है, क्या किया है आपने, मॉर्गेज डीड में कोई ऐसा क्लॉज है, डीड में क्या है, कोई एक क्लॉज है, एक शर्त है, एक कंडीशन है, जो क्या बोल रही है, जो आपको प्रॉपर्टी रिडीम करने से क्या कर रही है, रोक रही है। सो मॉर्गेज डीड हैज अ क्लॉज दैट इज रेस्ट्रिक्टिंग यू फ्रॉम रिडीमिंग द प्रॉपर्टी। उसमें लिखा है कि तुमने जिस दिन लोन रीपे किया उसके 6 महीने के बाद प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में आएगी। एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 51, जो कहां पे लिखा हुआ है, मॉर्गेज डीड में लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर 51, उसमें ये लिखा हुआ है कि तुमको प्रॉपर्टी कब मिलेगी तुम्हारी वापस, पूरा लोन रीपे करने के 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मिलेगा। तो क्या करोगे, दैट्स अ क्लॉक, दैट्स अ क्लॉक दैट इज रेस्ट्रिक्टिंग यू फ्रॉम टेकिंग बैक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, द क्लॉक दैट इज अफेक्टिंग, व्हाट इज क्या अफेक्ट कर रहा है, योर राइट ऑफ रिडम्पशन। क्या होगा, ये क्लॉक वैलिड है या वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड एब इनिशियो से। सो कोई भी क्लॉक, कोई भी रेस्ट्रिक्शन तुमको प्रॉपर्टी वापस लेने से रोक नहीं सकती, कब, अगर आपने लोन का पुनर्भुगतान, लोन को क्या कर दिया है, फोरक्लोज कर दिया है। इज दैट क्लियर? चल देखते हैं, तो पहला राइट क्या था मॉर्गेजर का, द मॉर्गेजर हैज अ राइट टू टेक बैक द, कब बच्चों, आफ्टर रीपेमेंट ऑफ द लोन। When the mortgagor makes the claim for mortgage property after repayment of the debts and the mortgagee refuses to give back the property, the mortgagor has to approach the court। कितने साल के अंदर, 60 years के अंदर तुम कहां जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। तुम नहीं जा पाए, तुम्हारे बच्चे भी जा सकते हैं, टाइम बहुत है। कितने साल का है, 60 years। राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, इफ एनी प्रोविजन इज मेंशन्ड इन द मॉर्गेज डीड, मॉर्गेज डीड में क्या लिखा हुआ है, कोई प्रोविजन है जो क्या कर रहा है, विच रेस्ट्रिक्ट्स द मॉर्गेजर फ्रॉम टेकिंग बैक, जो मॉर्गेजर को रोक रहा है, किसी से रोक रहा है, प्रॉपर्टी को
वापस लेने से। कब बच्चों? लोन के रीपेमेंट के बाद। सच कंडीशन इज void ab initio। अरे हाँ या ना? The mortgagor will be protected from any such condition and he will be entitled to take back his property। दूसरे शब्दों में, once a transaction is found to be a mortgage, the court would not permit any condition in the mortgage deed which would prevent or impede, impede मतलब टाल देगा। क्या टाल देगा? The redemption or repayment of the loan for which securities was given। एक मिनट। The court would not permit any condition on a mortgage deed in a mortgage deed which would prevent or impede what beta? Redemption or repayment of the loan for which, नहीं इतने करना, ये कट कर देना। impede, redemption, उसके बाद लिखना of mortgaged property, which would prevent or impede the redemption of mortgage property। कब बच्चों? After repayment of loan, which would impede the redemption after repayment of loan। ऐसी कोई कंडीशन को कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? व्हाट इज नेक्स्ट? राइट ऑफ पार्शियल redemption when two different mortgages are executed in favor of what बेटा? सेम मॉर्गेज। आपने दो अलग अलग मॉर्गेज क्रिएट किए हैं एक ही अग्रीमेंट से, क्या होगा? एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर अ सिंगल प्रॉपर्टी और सिंगल मॉर्गेज हैज बीन रिपेड। क्या होगा? द मॉर्गेजर गेट्स द राइट ऑफ व्हाट बेटा? पार्शियल रिडम्पशन और टेकिंग बैक द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच लोन हैज बीन। तो दो प्रॉपर्टी हैं, दो मॉर्गेजेस हैं, एक का लोन क्लियर कर दिया तो क्या मॉर्गेज जी दोनों प्रॉपर्टी रोक लेगा? नहीं, सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी रोक सकता है? जिसका लोन आपने रीपे नहीं किया। इज दैट क्लियर? अब किसके राइट्स पढ़ेंगे? अच्छा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्गेजर, इसका मतलब क्या है? एक मिनट। हाँ बच्चों, व्हाट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्गेजर? क्या मुझे कोई बता सकता है? ये मत देखो, बट मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या हो गया, डिक्शनरी मीनिंग क्या हो गया ये वर्ड्स का? इंप्लाइड कंडीशंस, इसका मतलब ये है कि यू नो इफ आई क्रिएट अ मॉर्गेज, मैंने अगर मॉर्गेज क्रिएट किया है तो मैं मॉर्गेजर हो गया। सो इफ आई हैव क्रिएटेड अ मॉर्गेज, इसका मतलब मॉर्गेज डीड के ऊपर मैंने साइन कर दिया है, अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, अग्रीमेंट पे साइन किया है, इसका मतलब ये सारी कंडीशंस मैंने मानी हैं, ये सारी कंडीशन मैंने अग्री की हैं। और कैसे अग्री की हैं? आई हैव अग्रीड टू ऑल दीज कंडीशंस इम्प्लाइडली। सो एनी ऑफ यू, मैं, प्रवेश, प्रमोद, प्रणय, अनिकेत, कुशल, कोई भी हो, अगर आपने क्या किए, अगर आपने को किसी ने भी, हम में से किसी ने भी मॉर्गेज क्रिएट किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारी कंडीशंस हम लोग इंप्लाइडली बिना कुछ बोले मान चुके हैं। क्या क्या मान चुके हैं? पहला कि मॉर्गेजर जो है उसके पास हक है, किस चीज का हक है? कि वो अपनी प्रॉपर्टी, मतलब मॉर्गेजर हैज द राइट टू क्रिएट मॉर्गेज। मॉर्गेजर हैज द राइट टू क्रिएट मॉर्गेज, मतलब मैं अगर मॉर्गेज क्रिएट कर रहा हूं तो लॉ क्या मानता है? कि यस, मॉर्गेजर हैज द राइट टू क्रिएट मॉर्गेज। राइट टू क्रिएट मॉर्गेज मतलब ट्रांसफर द इंटरेस्ट, ट्रांसफर द राइट इन द प्रॉपर्टी। दूसरा, यूसुफ रक्षणी मॉर्गेज है तो मॉर्गेजर किसकी मदद करेगा? यूसुफ रक्षणी मॉर्गेज है तो मॉर्गेजर मॉर्गेजी की मदद करेगा। किस चीज से मदद करेगा? कौन सा पोजीशन? ताकि मॉर्गेजी कौन सा पोजीशन एंजॉय कर सके? क्वाइट पोजीशन। उसके बाद जो भी पब्लिक ड्यूटीज हैं, पब्लिक टैक्सेस हैं, वो कौन पे करेगा? ऑब्वियसली मॉर्गेजर पे करेगा, क्योंकि भले ही ओनरशिप किसके नाम पे है? मॉर्गेजर के नाम पे, भले ही प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज क्रिएट किया। उसके बाद मॉर्गेजर कॉवेनेंट्स, कॉवेनेंट्स मतलब अग्रीज as to payment of rent due on lease where the mortgage property is leased। मतलब
इसका मतलब ये थोड़ा सा पॉइंट अजीब है। अगर आप मॉर्गेज कौन सी प्रॉपर्टी को करते हो? जिस प्रॉपर्टी को आप मालिक हो या जिस लीस्ट प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हो? मॉर्गेजर covenants as to payment of the rent due on lease where the mortgaged property is leased। मतलब जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने मॉर्गेज किया है, अगर आप उसको क्या करते हो, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने क्या किया है, मॉर्गेज किया है, और उस प्रॉपर्टी को अगर आप क्या कर रहे हो, लीज पे दे रहे हो, किराए पे दे रहे हो, तो आप क्या प्रॉमिस करते हो कि जो भी मुझे किराया मिलेगा वो मैं किसको दूंगा? मॉर्गेजी को दूंगा। ठीक है, ऑन लीज। मतलब अब ये एक मिनट, ये डिपेंड करता है कि मॉर्गेज किस टाइप का है। ये डिपेंड करता है कि मॉर्गेज किस टाइप का। ऐसे हर मॉर्गेज में ऐसा होता नहीं है, बट अगर आपका मॉर्गेज ऐसा है कि आपने ये बोला है कि जो भी लीज मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मैं किराए पे दूंगा और जो भी किराया आएगा मैं किसको दूंगा? बैंक को दूंगा। तो अगर ऐसा अग्रीमेंट में लिखा है तो, अदरवाइज ऐसा कुछ हर मॉर्गेज में होता नहीं है। मॉर्गेजर covenant has to payment of what बेटा? Interest and principal on what बेटा? On prior encumbrances where the mortgage is second or subsequent encumbrance on property। मतलब prior encumbrance, मतलब prior encumbrance का मतलब क्या होता है? prior liabilities। तो अगर मान लो मैंने मेरी मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी क्या है? बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने एक मॉर्गेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? दूसरा मॉर्गेज क्रिएट कर रहा हूं। दूसरा मॉर्गेज मतलब सब्सिक्वेंट मॉर्गेज क्रिएट कर रहा हूं। तो मैं सब्सिक्वेंट मॉर्गेज जो मैं क्रिएट कर रहा हूं उसमें मेरा ऑब्लिगेशन क्या है कि मैं पहला मॉर्गेज क्या करूंगा? टाइम पे क्लियर कर दूंगा। मतलब अगर मैं सब्सिक्वेंट मॉर्गेज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से एक प्रॉमिस कर रहा हूं, एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली। सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से मैं एक इंप्लाइडली प्रॉमिस कर रहा हूं। क्या प्रॉमिस कर रहा हूं? कि सर चिंता मत करो, मैं पुराना लोन क्या कर दूंगा? रीपे कर दूंगा। ऐसा क्यों है? हाँ, अब हमेशा याद रखना, किसी भी प्रॉपर्टी पे फर्स्ट मॉर्गेजी हैज अ फर्स्ट राइट। क्या लिखा है बच्चों मैंने? किसी प्रॉपर्टी पे क्या होता है? हु हैज द फर्स्ट राइट? फर्स्ट मॉर्गेजी हैज द फर्स्ट राइट। व्हाट डज दैट मीन? प्रॉपर्टी एक है, पहले मैंने इसको आईसीआईसीआई बैंक के पास गिरवी रखा 10 करोड़ के लोन के लिए, फिर मैंने एचडीएफसी बैंक के पास गिरवी रखा 10 करोड़ के लोन के लिए। उसके बाद मैं बैंकरप्ट हो गया, मैंने दोनों का लोन रीपे नहीं किया। क्या हो गया? मैं बैंकरप्ट हो गया एंड आई डिड नॉट रीपे द लोन ऑफ बोथ द पार्टीज, बोथ द बैंक्स। तो प्रॉपर्टी के ऊपर पहला राइट कौन एक्सरसाइज करेगा? पहले पहले बैंक बेचेगा कौन? पहले प्रॉपर्टी बेचेगा कौन? आईसीआईसीआई बैंक बेच के पहले अपना लोन रिकवर करेगा, उसके बाद जो कुछ बचेगा वो किसको देगा? तो नुकसान में हमेशा कौन रहता है? सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। तो जब मैं सब्सिक्वेंट मॉर्गेज क्रिएट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एक इंप्लाइड वादा, बिना बोले एक वादा कर रहा हूं। किससे? सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से, कि जो पुराना लोन है उसको मैं क्या करूंगा? टाइम पे रिपे कर दूंगा। इज दैट क्लियर? राइट्स ऑफ मॉर्गेजी। व्हाट आर द राइट्स ऑफ मॉर्गेजी? तो ये क्या है बच्चों? ओए, पहला, मॉर्गेजर के पास औकात है मॉर्गेज क्रिएट करने की। मॉर्गेजी मॉर्गेजर मॉर्गेजी की मदद करेगा कि मॉर्गेजी प्यार से उस प्रॉपर्टी का क्या यूज करे। अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी लीज पे है तो लीज का अमाउंट मॉर्गेजर मॉर्गेजी को देगा। उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई अगर सब्सिक्वेंट मॉर्गेज क्रिएट कर रहा है तो वो प्रायर मॉर्गेज क्या करेगा? प्रायर एनकम्बरेंस क्या करेगा? टाइम पे क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। ये सारे क्या है? इंप्लाइड प्रोमिसेस हैं जो मॉर्गेजर कर रहा है। किससे कर रहा है? मॉर्गेजी से कर रहा है। ठीक है, इन ये एक्सप्रेस नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट किसके राइट्स हैं बच्चों? नेक्स्ट इज द राइट्स ऑफ मॉर्गेजी। नाउ हु इज द मॉर्गेजी? जिसने क्या किया है? जिसने लोन लिया है, लोन दिया है और सिक्योरिटी ली है। सबसे पहला राइट ऑफ सेल, द मॉर्गेजर कैन सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन केस द लोन हैज नॉट बीन। हाँ, लेकिन डायरेक्टली सेल करोगे या विद द परमिशन ऑफ कोर्ट? सेकंड राइट क्या है? foreclosure, you can stop the mortgagee from taking, you can stop the mortgager from taking back the property। आप प्रॉपर्टी foreclose कर सकते हो? अरे हाँ है ना? कौन से मॉर्गेज में? it means the right of mortgagee to restrict the mortgager from taking back the, and the mortgagee has to institute what beta?
और मॉर्गेजी को फोरक्लोजर भी एक्सरसाइज करना है, तो इसके लिए क्या करना है? मॉर्गेजी को अगर फोरक्लोजर भी करना है, आपको रोकना भी है, तो इसके लिए क्या करना है? कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा. इट इज अलाउड इन केस ऑफ व्हाट बेटा? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड एनामलस मॉर्गेज. तो ये बच्चों ये एक्चुअली में याद रखना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है क्या कि फोरक्लोजर कहां पे होगा? अरे सीधी बात है, अगर मॉर्गेजर लोन रिपे करने में डिफॉल्ट करता है तो मॉर्गेजी क्या करता है? प्रॉपर्टी बेचता है, डायरेक्टली बेचता है, कोर्ट के ऑर्डर से बेचता है, कोर्ट के. ठीक है. कंडीशनल सेल में, कौन से मॉर्गेज में? कंडीशनल सेल में. बाकी सारे मॉर्गेज में भी कोर्ट का ऑर्डर लेता है, कंडीशनल सेल में मॉर्गेजी कोर्ट से परमिशन लेता है फोरक्लोजर की. कौन सी परमिशन लेता है? और मॉर्गेजी को अगर फोरक्लोजर की परमिशन मिल जाती है तो मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है. और बाकी के मॉर्गेज हो गए इंग्लिश मॉर्गेज, उसके बाद सिंपल मॉर्गेज. यहाँ पे मॉर्गेजी नॉर्मल परमिशन लेता है. कंडीशनल सेल में कौन सी परमिशन लेता है? फोरक्लोजर. लेकिन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सेम है, चाहे फोरक्लोजर हो या फोरक्लोजर ना हो. मॉर्गेजी क्या करेगा? कोर्ट की परमिशन लेके क्या करेगा? प्रॉपर्टी को सेल करेगा. क्या करने के लिए? लोन क्या करने के लिए? क्लियर करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, राइट ऑफ पोजेशन कौन से मॉर्गेज में है? यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में मॉर्गेजी के पास क्या है? पोजेशन. राइट टू स्यू. अरे राइट टू स्यू कोई भी मॉर्गेज हो यार, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि लोन रीपे करोगे. कोई भी मॉर्गेज हो, तुमने प्रॉमिस किया लोन रीपे करोगे. अगर तुम लोन रीपे नहीं करते तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर, तुमने क्या किया है? डिफॉल्ट किया ना. देखिए, उसने तो प्रॉपर्टी दे दी आपको, आपने प्रॉमिस भी किया था ना कि आप लोन रीपे करोगे. तो अगर आप लोन रीपे नहीं करते तो, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दो, ये कन्विंस है. क्या है ये? कन्विंस है. ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोलता ना, मॉर्गेज वगैरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं? कन्विंस. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसको राइट दे रही है? मॉर्गेज जी को राइट दे रही है कि मॉर्गेजी मॉर्गेजर के खिलाफ कहां जा सकता है? कोर्ट जा सकता है अगर मॉर्गेजर ने लोन रीपे नहीं किया. राइट टू प्राइवेट सेल. इन इंग्लिश मॉर्गेज द मॉर्गेजी एक्वायर्स द राइट ऑफ व्हाट बेटा? विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. क्यों बच्चों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी का क्या बन जाता है? अच्छा ओनर बन जाता है, रजिस्टर्ड ओनर बन जाता है. रजिस्टर्ड ओनर ना. क्यों रजिस्टर्ड ओनर? अरे क्यों रजिस्टर्ड ओनर? कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. कौन से मॉर्गेज में? इंग्लिश में कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है बच्चों. बट यहाँ पे लिखा जरूर है, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे भी कहाँ जाना पड़ता है? कोर्ट जाना पड़ता है. नहीं तुम मत लिखो, अपनी मॉडल के हिसाब से ठीक है. प्राइवेट सेल कर सकते हो. क्या कर सकते हो? प्राइवेट सेल कर सकते हो. बट प्रैक्टिकली इंग्लिश मॉर्गेज में भी कहाँ जाना पड़ता है? कोर्ट जाना पड़ता है. सो प्राइवेट सेल इंग्लिश मॉर्गेज में क्यों कर सकते हो? क्योंकि फोरक्लोजर के लिए तो कोर्ट जाना ही पड़ता है. इंग्लिश मॉर्गेज में यू डायरेक्टली गेट व्हाट बेटा? इंग्लिश मॉर्गेज में यू डायरेक्टली गेट द ओनरशिप, क्योंकि आपके नाम पे रजिस्ट्री होती है ना. और इस ग्राउंड पे कि अगर तुमने लोन रिपे कर दिया तो वापस से तुम्हारे नाम पे क्या करवा दूंगा मैं? रजिस्ट्री करा दूंगा. चलिए, नाउ प्रायोरिटी किसको मिलती है? हु गेट्स अ प्रायोरिटी? बच्चे हु गेट्स अ प्रायोरिटी? इट इज अ जनरल रूल दैट subsequent mortgage is satisfied after prior mortgage has been satisfied. Out of what beta? Mortgage property. Now what is subrogation? सब्रोगेशन का मतलब क्या है? इधर देखो, पढ़ो मत, मैं बता देता हूं. सब्रोगेशन का मतलब होता है किसी दूसरे इंसान के राइट्स को अक्वायर करना. टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ सम अदर पर्सन. लिखिए, सब्रोगेशन मीन्स टू स्टेप इन द शूज ऑफ सम अदर पर्सन और टू अक्वायर द राइट्स ऑफ व्हाट बेटा? या फिर किसी और इंसान के राइट्स को क्या करना? अक्वायर करना. अच्छा एक चीज बताओ, अगर एक प्रॉपर्टी के ऊपर दो मॉर्गेज है, एक प्रॉपर्टी के ऊपर कितने मॉर्गेज हैं? इफ अ सिंगल प्रॉपर्टी हैज टू मॉर्गेजेस. अब मुझे बताइए, इस पूरे ट्रांजैक्शन में सिंगल प्रॉपर्टी के ऊपर दो मॉर्गेज है, पूरे ट्रांजैक्शन में सबसे दुखी और पीड़ित अगर अपने आप को कोई महसूस कर रहा है तो वो कौन है? सेकंड मॉर्गेज ही है. क्यों? क्योंकि ही विल गेट द प्रायोरिटी आफ्टर द फर्स्ट मॉर्गेज इज सेटिस्फाइड. प्रूव. सो बच्चों, सब्सिक्वेंट मॉर्गेज ने एक दिमाग लगाया. तो एक प्रॉपर्टी के ऊपर दो लोन है, 50,000 का लोन है फर्स्ट लोन, और सेकंड लोन है 80,000 का. 50,000 का लोन है एचडीएफसी बैंक के फेवर में और 80,000 का लोन है आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में.
ठीक है, तो प्रायर लोन किसके पास है? एचडीएफसी। दूसरा लोन किसके पास है? अब अगर मॉर्गेजर ने डिफॉल्ट किया तो मॉर्गेजर ने अगर क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो पहले प्रॉपर्टी कौन बेचेगा? एचडीएफसी। भले उसका लोन का अमाउंट कम है बट प्रॉपर्टी वही बेचेगा, बिकॉज जनरल रूल क्या है? प्रायर मॉर्गेजर हैज द प्रायोरिटी। हाँ या ना? तो बच्चों अब आईसीआईसीआई ने एक दिमाग लगाया। आईसीआईसीआई मॉर्गेजर को क्या बोलती है? या आईसीआईसीआई एचडीएफसी का जो लोन है कितने का? आईसीआईसीआई अपने जेब से किसका लोन रीपे कर देती है? मॉर्गेजर का लोन पे कर देती है, जो ड्यू है किसको? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। हाँ या ना? नाउ हु विल acquire the rights of HDFC Bank? ICICI would acquire. Don't you think so? ICICI will step into the shoes of HDFC. हाँ या ना? क्या बोलते हैं इसको? इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं सबरोगेशन। तो देखिए ध्यान से, समझे क्या सबको सबरोगेशन? शांतनु, क्या है सबरोगेशन? वेरी नाइस। अगर चुप है, अगर नहीं, सही, वेरी नाइस, मैं कंफ्यूज हो गया। सब्सिक्वेंट वाला अगर प्रायर का लोन क्या कर दे, क्लियर कर दे, तो सब्सिक्वेंट वाला क्या बन जाएगा? प्रायर के सारे राइट्स कौन अक्वायर कर लेगा? सब्सिक्वेंट। फायदा क्या होगा? ही विल बिकम द, अब उसको रिस्क नहीं है ना, पहले वो प्रॉपर्टी बेचता एचडीएफसी वाला, फिर वो अपना लोन रिकवर करता, तो क्या होगा? आईसीआईसीआई डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेच के अपना 1.5 लाख रुपए रिकवर करेगा। ठीक है, इट्स जस्ट कि भाई मैं प्रायर मॉर्गेज हूं और कुछ नहीं। When a single property is mortgaged to 2 or more persons, जब एक सिंगल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जाता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों को, it is a general rule that prior mortgagee will have what beta? First right on the property. But according to the principle of subrogation, the subsequent mortgagee may acquire what beta? The subsequent mortgagee may acquire the rights of prior mortgagee after satisfying what beta? The debts of prior mortgagee. This transaction is called as what beta? Subrogation. अगर आपने सिर्फ इसको पढ़ा नहीं तो भी चलेगा, ये कंसेप्ट आपकी मॉड्यूल से हट गया है, मॉड्यूल में नहीं है ये कंसेप्ट, ठीक है, बट स्टिल एक बार रीड कर लेना, जब पढ़ोगे तो हो सकता है कभी पूछ दिया तो। नाउ डिफरेंस बिटवीन व्हाट बेटा? मॉर्गेज एंड चार्ज। डू यू नो व्हाट इज चार्ज? सेक्शन 77 of Companies Act 2013. So what exactly is a charge? चार्ज का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। बेसिकली एक कंपनी, कौन बच्चों? अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज को क्या रखती है? गिरवी रखती है, या फिर इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी किसी और को देती है। कैसे ट्रांसफर करती है? एक कंपनी अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करती है, कैसे? एज अ सिक्योरिटी। कौन बच्चों? दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज चार्ज। सो एक कंपनी जब अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखती है तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? कोई भी इंसान अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेज बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ये प्लेज और हाइपोथिकेशन मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना। और ये कहां पे होता है? ये कहां पे होता है? प्लेज और हाइपोथिकेशन ये दोनों किसके लिए होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और जब एक कंपनी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखती है उसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। एक इंसान जब अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है उसको बोलते हैं मॉर्गेज। बड़ा क्या है, प्लेज या मॉर्गेज? बड़ा क्या है, चार्ज या मॉर्गेज? बड़ा क्या है? और चार्ज की डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट में लिखी है उसमें लिखा है चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। कैन आई से चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज? तो इन्होंने लिखा है, बट हम भी समझ सकते हैं चार्ज इंक्लूड प्लेज ऑल्सो। किसी भी तरह से अगर एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है दैट ट्रांजैक्शन इज चार्ज। मैंने अपनी प्रॉपर्टी को प्लेज किया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को हाइपोथिकेशन किया, अब वो कंपनी हो या इंसान हो,
क्या ना इसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी किसी को दिया, दैट इज अ चार्ज, चाहे वो मूवेबल हो या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा कौन है, चार्ज या मॉर्गेज? बड़ा चार्ज है, क्योंकि चार्ज किसको इंक्लूड करता है, मॉर्गेज को। कैन आई से एवरी मॉर्गेज इज अ चार्ज, बट एवरी चार्ज इज नॉट अ मॉर्गेज, क्योंकि चार्ज प्लेज भी है। चार्ज क्या है, प्लेज इज नॉट अ मॉर्गेज। सो डिफरेंस क्या है चार्ज और प्लेज के बीच में? चार्ज का कंसेप्ट कहां पे है, कंपनीज एक्ट में। मॉर्गेज का कंसेप्ट कहां पे है, चार्ज मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों पे होता है, मॉर्गेज सिर्फ किस पे होता है? चार्ज का स्कोप वाइडर है मॉर्गेज से। मॉर्गेज का स्कोप वाइडर है या नैरो है? मॉर्गेज ऐसे ही जाते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज दो होते हैं, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है और एक फिक्स्ड चार्ज होता है। हम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे। जो फ्लोटिंग एसेट्स के ऊपर, जिन एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है, उन एसेट्स पे क्रिएट होता है चार्ज, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज। और जो फिक्स एसेट पे चार्ज क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, फिक्स चार्ज। उसके बाद और मॉर्गेज के टाइप्स भी लिख सकते हो, सारे जो भी टाइप्स आपको पता है। उसके बाद चार्ज को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, किसके साथ, आरओसी के साथ। मॉर्गेज को आरओसी के साथ रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। मॉर्गेज किसके साथ रजिस्टर होता है, लैंड रजिस्ट्रार के साथ। किसके साथ बच्चों, मॉर्गेज के साथ रजिस्टर्ड होता है लैंड रजिस्ट्रार के साथ। लेकिन अगर वो मॉर्गेज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, कौन सा है, हमेशा याद रखना, चार्ज के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है। सेक्शन 77 क्या बोलता है, ओए अरे चार्ज के साथ रजिस्टर कराते हैं, चार्ज रजिस्टर होता है आरओसी के साथ, और मॉर्गेज लैंड रजिस्ट्रार के साथ। लेकिन उसमें भी अगर डिपॉजिट ऑफ बाई टाइटल डीड्स है तो अगर कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट किया है बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, तो ये किसके साथ रजिस्टर होगा? अरे एक मिनट, नहीं समझा क्या मैंने क्या बोला? अगर कंपनी ने मॉर्गेज क्रिएट किया, किसने किया है मॉर्गेज, तो ये मॉर्गेज चार्ज भी है क्या? हाँ, क्योंकि चार्ज इंक्लूड्स है मॉर्गेज ना। हाँ, लेकिन ये कौन सा मॉर्गेज है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल। मतलब कंपनी ने जो लोन लिया तो कंपनी ने प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए बैंक को, तो ये, तो बच्चों मैं क्या बोल रहा था, चार्ज किसके साथ रजिस्टर कराना कंपलसरी है, आरओसी के साथ, और मॉर्गेज लैंड रजिस्टर। लेकिन उसमें भी क्या शर्त क्या है, कि अगर मॉर्गेज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है तो रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। तो चार्ज को आरओसी का रजिस्टर कराना पड़ता है, बट मॉर्गेज को, ओए मॉर्गेज को लैंड रजिस्टर के साथ रजिस्टर कराना होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, कंपनी ने अगर अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज क्रिएट किया तो, समझो ये कंसेप्ट मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहता हूं। अगर कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज क्रिएट किया तो क्या नहीं से उस चार्ज को आरओसी के साथ तो रजिस्टर कराना पड़ेगा ही, क्योंकि वो चार्ज तो है ही। बट क्या लैंड रजिस्ट्रार के साथ भी रजिस्टर कराना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स नहीं है, तो आरओसी के साथ भी कराना पड़ेगा और लैंड रजिस्ट्रार के साथ भी कराना पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का? चलिए, सो दिस फिनिशेस विच एक्ट बच्चों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कम्स। अच्छा, इसमें ये देख लेना, मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, किसके लिए, किसके, कौन से किसके साथ, लैंड रजिस्ट्रार के साथ। चार्ज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, किसके साथ, लैंड रजिस्ट्रार के साथ। तो जब आप डिफरेंस लिखो तो ये याद रखना, आरओसी के साथ चार्ज का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। ठीक है, चलिए, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। चलिए, नाउ स्टार्ट विद द राइटिंग प्रैक्टिस। हाँ बेटा, चलिए, विल स्टार्ट विद, नोटबुक निकाल लो सब लोग। चलिए, स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
चलिए, तुम लोग प्लीज मेहनत करना, अपन लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? सो यू डू नॉट हैव एनी ग्राउंड टू गेट फेल्ड इन द एग्जाम। यू आर डूइंग, आप लोग लेक्चर्स पे रेगुलर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, कंसेप्ट समझ रहे हैं, लिख के भी देख रहे हैं, मैं आपको कल टेस्ट पेपर भी दे दूंगा, ठीक है? सो प्लीज डू नॉट गेट फेल्ड इन द एग्जाम, हैव फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, फेल नहीं होना है। चलिए पहला, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट deals with transfer of immovable properties. Now definitions. Instrument means a piece of paper or a document that creates rights or obligation on parties. Attached to earth means rooted to earth, embedded into earth, or attached to something. हाँ बेटा, अरे यार एक मिनट, सॉरी, और attached to something, अभी ठीक है क्या? ठीक है, which is, इतना लिख लोगे बताना, मैं जूम कर दूंगा। परमानेंटली अटैच टू अर्थ, ठीक है? उसके बाद रिवर्जन, इट मींस राइट टू गेट बैक द immovable property, absolute interest, the person who owns a property, अभी दिख रहा है सबको? Who owns a property has an absolute interest in the property. Remainder, the person who will exercise the person who will exercise the absolute interest in the property after expiry of limited interest in the property. Such right is referred as the right of what, beta? Such right is referred as what, beta? The right of remainder. Contingent interest. When the when the
receipt of absolute interest in the property depends upon happening or non-happening of future uncertain event. Such interest results in creation of contingent interest. Contingent interest results through conditional transfers. Contingent interest results through what, beta? Conditional transfers. If a person transfers a property and adds a condition that if the property is further transferred, transferred above a particular price, the transfer of property, एक minute, the property will be again transferred to transferor. This condition is void by the rule. क्या था rule? Against inalienability. However, the rule allows partial restraints. बस करेंगे आज के लिए.